दोस्तों हाल ही में मैंने नेटफ्लिक्स पे मिडनाइट क्लब सीरीज को पूरा देखा है एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपको पता होगा कि इस सीरीज के डायरेक्टर माइक फ्लैनेगन है। सीरीज एज यूजुअल कॉम्प्लिकेटेड है विथ डीपर मीनिंग्स, इसीलिए मैं इसकी कहानी को उस ऑर्डर में एक्सप्लेन नहीं करूंगा जैसा दिखाया गया है, क्योंकि वैसे में आप पूरी तरह कंफ्यूज हो जाओगे। रादर मैं सीरीज के ऑर्डर को पूरी तरह चेंज करके आपको कहानी बताऊंगा ताकि आप चीजें क्लियरली समझ पाएं। वीडियो में ढेर सारी थियरीज होने वाली हैं, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ ही अगर आपको मेरी आवाज थोड़ी अजीब लग रही है तो मैं बता दूं कि मैं थोड़ा सा बीमार हूं और तभी आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो सीरीज के पहले एपिसोड में हम इलोंका नाम की एक टीनेजर से मिलते हैं जिसे थायराइड कैंसर से डायग्नोज किया जाता है। अब 9 महीने बाद यानी अपने 18वें बर्थडे तक इलोंका कीमोथेरेपी करवा चुकी थी, बट स्टिल उसे पता चलता है कि वो टर्मिनल है, यानी कि उसके पास जीने के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ऐसे में इलोंका और उसके फॉस्टर डैड टिम काफी उदास हो जाते हैं और इलोंका इंटरनेट पे अपने कंडीशन को लेकर रिसर्च करना शुरू कर देती है। यहाँ उसे ब्राइट क्लिफ हॉस्पाइस के बारे में पता चलता है, जहाँ टर्मिनली इल लोगों को रखा जाता है ताकि अपने अंतिम समय में वो अपने टर्म्स पे जिए और मरे। बेसिकली हॉस्पिटल और हॉस्पाइस में यही फर्क होता है, जहाँ हॉस्पिटल वो लोग जाते हैं जिन्हें ठीक होकर घर वापस आने की उम्मीद होती है, लेकिन हॉस्पाइस वो लोग जाते हैं जिन्हें पता होता है कि वो अब बच नहीं सकते, तो एटलीस्ट अपने अंतिम समय में उनका अच्छा ख्याल रखा जाए और वो अपने हिसाब से जिए। खैर, ब्राइट क्लिफ में 14 लोगों के रहने की सुविधा थी और इसे डॉक्टर जॉर्जिना स्टैंटन चलाती थी। अब दोस्तों यहाँ 2 चीजें अजीब थी। पहली ये कि 1968 के दौरान इसी हॉस्पाइस में जूलिया जेन नामक एक लड़की आई थी जो कि केवल 17 साल की थी और उसे भी टर्मिनल थायराइड कैंसर था, लेकिन सरप्राइजिंगली वो इस हॉस्पिस से पूरी तरह क्योर होकर बाहर आई थी, विच वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जी हाँ, तो ऐसे में इलोंका के मन में कहीं ना कहीं ये बात छप जाती है कि वो भी ब्राइट क्लिफ जाकर समहाउ ठीक हो जाएगी। दूसरी बात यह कि इलोंका को ऑलरेडी इस हॉस्पिटल के अजीब डरावने विजन्स आने लग गए थे। एनीवेज, अपना रिसर्च कंप्लीट करने के बाद इलोंका अपने डैड टिम को मना लेती है और वो ब्राइट क्लिफ हॉस्पिटल चली जाती है। यहाँ इलोंका की मुलाकात डॉक्टर जॉर्जिना स्टैंटन से होती है जो कि काफी वार्म लेडी थी, और साथ ही वो दूसरे पेशेंट से भी मिलती है। ये पेशेंट्स थे केविन जिसे ल्यूकीमिया था, यानी कि इन जनरल टर्म्स हम कह सकते हैं कि उसे ब्लड कैंसर था, देन स्पेंस जिसे एड्स था, नात्सुकी जिसे ओवेरियन कैंसर था, सैंड्रा जिसे लिम्फोमा था, आमिश को ग्लियोब्लास्टोमा था जिसे हम जनरल टर्म्स में ब्रेन ट्यूमर कह सकते हैं, देन शेरी जिसे अगेन किसी तरह का कैंसर था, एंड फाइनली आन्या जिसे बोन कैंसर था, और वो इलोंका की रूममेट भी होने वाली थी। यहाँ मैं आपको इन कैरेक्टर्स के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पूरी कहानी इन्हीं कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमने वाली है। साथ ही आप इन कैरेक्टर्स की और भी डिटेल्स आगे जान पाएंगे, जैसे कि उनके लाइक्स, उनका नेचर इत्यादि। खैर, इनके अलावा इलोंका की मुलाकात मार्क से भी होती है जो कि यहाँ के इन हाउस डॉक्टर थे, और इन दोनों के कॉन्वर्सेशन से हम जान पाते हैं कि इस घर को 1901 में एक लॉगिंग इंडस्ट्रियलिस्ट द्वारा बनाया गया था जिनका नाम स्टैनली ऑस्कर फ्रीलन था। फ्रीलन के वाइफ का नाम वेरा था और उसके बाद इस घर को कई लोगों ने ओन किया। लाइक ग्रेट डिप्रेशन के वक्त इट सर्व्ड एज अ हाफ वे हाउस। देन 40s के दौरान यहाँ पैरागॉन नाम का कल्ट भी रिसाइड कर चुका था, एंड फाइनली 1966 में डॉक्टर स्टैंटन ने इस घर को खरीद के इसे हॉस्पिस में तब्दील कर दिया। अब डॉक्टर स्टैंटन से जुड़ी एक खास बात यह थी कि वो भी अपने बेटे जूलियन को टर्मिनल इलनेस की वजह से खो दी थी, तो ऐसे में उन्हें अच्छे से पता था कि टर्मिनली इल लोग सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली कितना परेशान होते हैं। अब दोस्तों, अगर आप इस टॉपिक को थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मैं यहाँ आपको कुकू एफएम पे व्हेन ब्रेथ बिकम्स एयर बुक समरी रिकमेंड करूंगा, जहां हम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूरोसर्जन पॉल की कहानी को जान पाते हैं जिनको 30s में ही कैंसर डिटेक्ट हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी कैसे वो अपनी जिंदगी को फुलेस्ट जिए और मौत का हंसते हंसते इंतजार किए। देखो, कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां आप 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज है जिसे आप कहीं भी और कभी भी सुन सकते हैं। कुकू एफएम का ईयरली सब्सक्रिप्शन सिर्फ 399 रुपए का होता है, जो कि एक फिजिकल बुक के मुकाबले काफी सस्ता है। अब मैं यहाँ कुकू एफएम से पर्सनली बात करके आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लेकर आया हूँ। जी हाँ, ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते वक्त अगर आप मेरा कोड HAUNTT50 यानी कि HAUNT50 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ मिलेगा, यानी वो 399 वाला सब्सक्रिप्शन जो मैंने आपको बताया है वो सिर्फ 199 में मिल जाएगा। बस ध्यान ये रखना कि ये सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए है, तो देर मत कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में है, उस पर क्लिक कीजिए, कुकू एफएम को डाउनलोड कीजिए और मेरा कोड यूज करके ईयरली सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ पाए। हैप्पी लिसनिंग।
कमिंग बैक टू स्टोरी, इलोंका पहले ही दिन इस घर में एक ओल्ड लेडी के डरावने घोस्ट को देखती है, बट देन वो सोचती है कि मे बी ये सब उसके मन का वहम होगा ना। अपने कमरे में जाते ही वो पाती है कि उसके बेड के नीचे चौक से कुछ अजीब सिंबल्स बने हुए थे, मानो कोई किसी तरह का ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस कर रहा हो। इलोंका इसके बारे में अपनी रूममेट आन्या से पूछती है, जो कि कहती है कि उससे पहले रेचल यहाँ थी और वही अपने अंतिम समय में ये सब काम कर रही थी ना। ऑब्वियसली रेचल अब इस दुनिया में नहीं है और उसी की रिप्लेसमेंट इलोंका है। इस पॉइंट पे हम व्यूअर्स एक बात देख पाते हैं कि आन्या इलोंका से काफी रूडली बिहेव कर रही थी, ऑल्दो इलोंका वाज वेरी स्वीट टू हर। वहीं इलोंका की नजदीकियां केविन से काफी बढ़ने लगी थी और वो बाकियों से भी घुल मिल रही थी। सैंड्रा और आन्या यहाँ काइंड ऑफ सीनियर्स थे, क्योंकि वो लोग तकरीबन 6 महीने से यहाँ थे और बाकी लोग उनके मुकाबले नए थे। यहाँ का रूल ये था कि अगर आप 6 महीने तक सरवाइव कर जाते हो तो आपको रीटेस्ट के लिए भेजा जाता था, ये देखने के लिए कि कहीं आप ठीक तो नहीं हो गए हो। एनीवेज, अपनी पहली ही रात इलोंका नोटिस कि आन्या बीच रात चुपके से उठकर कहीं जाने लगती है और ऐसे में इलोंका छुप कर उसका पीछा करती है। इलोंका पाती है कि हॉस्पिस के सभी पेशेंट्स एक साथ लाइब्रेरी में मिलते हैं और ये उनका एक छोटा सा क्लब था कॉल्ड द मिडनाइट क्लब। जी हाँ, यहाँ ये लोग अपनी स्केरी स्टोरी शेयर करते थे और इनका एक पैक्ट भी था, जिसके मुताबिक जो भी इनमें से सबसे पहले मरेगा वो मरने के बाद इन सब से जरूर कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। यह पैक्ट बेसिकली इसलिए था ताकि लोग समझ सके कि क्या आफ्टर लाइफ सच में एग्जिस्ट करता है और अगर करता है तो वहाँ जो मर के गया है वो ठीक है कि नहीं। इनका एक सेइंग था टू स्टार्ट द मीटिंग, जो कि कुछ ऐसा था, टू दोज बिफोर एंड टू दोज आफ्टर, टू अस नाउ एंड टू दोज बियॉन्ड, सीन ऑन सीन, हियर बट नॉट हियर। अब दोस्तों, ये लोग जो स्टोरी सुनाते थे उन कहानियों की खास बात ये थी कि वो कहानियां कहीं ना कहीं इनसे जुड़ी होती थी और उन कहानी का रिप्रेजेंटेशन जो हमें दिखाया जाता है उनमें हम इन्हीं कैरेक्टर्स को अलग अलग रोल प्ले करते देखते थे। अब इस वीडियो में मैं आपको सबकी कहानी नहीं बताऊंगा, लेकिन एक दो कहानी जरूर सुनाऊंगा जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी। तो आज नात्सुकी अपनी कहानी कंटिन्यू कर रही थी और ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें ढेर सारे जंप स्केयर्स थे। इनफैक्ट इस एपिसोड ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है टू हैव मोस्ट नंबर ऑफ जंप स्केयर्स इन a single episode. Now, since this story was not interesting, तो मैं ये कहानी आपको नहीं सुना रहा। लेकिन हाँ, कहानी सुनने के बाद इलोंका भी डर जाती है, जो कि अब तक छिपकर इनकी बातें सुन रही थी और ऐसे में ये लोग समझ जाते हैं कि इलोंका भी यही है। ये लोग इलोंका को भी क्लब में शामिल कर लेते हैं, ऑल्दो आन्या इस बात से एकदम इरिटेटेड थी। ऐसे में इलोंका भी एक कहानी सुनाने लगती है जो कि जूलिया जेन की ही कहानी थी, बस वो इसमें थोड़ा मिर्च मसाला मिला देती है। लाइक कैसे जूलिया को अपनी डेथ डे पता चल गई थी, विच वॉज May 20th, 1969, बट देन वो अचानक एक वीक के लिए गायब हो जाती है एंड देन वापस लौटने पे वो ठीक हो चुकी थी। ना भले जूलिया ठीक हो गई हो, लेकिन अब वो दूसरे लोगों को देख कर भी डेट्स बोलने लग जाती है, जो कि अपेरेंटली उनके डेथ का डेट था। इनफैक्ट जो डेट्स वो बोली थी उन डेट्स पे लोगों की सच में मौत होती है। ऑब्वियसली ये कहानी जूलिया जेन की कहानी स्टेरॉइड्स पे थी और ये कहानी सबको दिलचस्प लगती है, लेकिन यहाँ केविन समझ जाता है कि इलोंका ने इस कहानी को रियल लाइफ जूलिया जेन की स्टोरी से उठाया है, क्योंकि हॉस्पिस के हॉल्स में लगी फोटोज को केविन गौर से देखा करता था और ऐसे में उसने जूलिया जेन के फोटो को भी देख रखा था। बेसिकली इस हॉस्पिस में जो भी पेशेंट्स आज तक आए हैं उन सब की कहीं ना कहीं फोटो लगी हुई थी एंड यूजुअली उन फोटोज को गौर से देखते नहीं थे, बट केविन इन सबको देखता था। खैर, अगले दिन इलोंका डॉक्टर स्टैंटन से जूलिया जेन के बारे में पूछने की कोशिश करती है, लेकिन स्टैंटन ऐसे एक्ट करती है मानो उन्हें जूलिया के बारे में कुछ पता ही ना हो। इसके बाद ग्रुप थेरेपी के दौरान आन्या इलोंका पे भड़क जाती है, क्योंकि इलोंका के अंदर अब तक सर्वाइव करने के होप्स थे, जो कि शायद आन्या को पसंद नहीं आ रहा था। एनीवेज, इसके बाद इलोंका आसपास के जंगलों में घूमने जाती है, जहां उसकी मुलाकात एक औरत से होती है नेम शास्टा। शास्टा यहीं आसपास रहती थी और वो काफी स्वीट सी थी। वो इलोंका को ब्राइट गर्ल कह के पुकार रही थी, ऑल्दो एज एन ऑडियंस हमें शास्ता पे थोड़ा शक जरूर होने लग जाता है। ना वुड्स में इलोंका को पेड़ पे कई जगह एक हाफ फिल्ड आवर ग्लास का सिंबल बना दिखता है, जिसे वो ज्यादा समझ नहीं पाती। खैर, आगे हम जान पाते हैं कि स्पेंस गे है और इनफैक्ट मार्क भी गे है। उस रात आन्या को शैडोज में कुछ तो अजीब दिखने लगता है, जो कि उसके पास आने की कोशिश कर रहा था एंड देन मिडनाइट हो जाता है, विच मीन्स इट वाज टाइम फॉर अनदर स्टोरी। आज की कहानी आन्या सुना रही थी और इस कहानी का नाम था द टू डैनास। सो बेसिकली ये कहानी डैना की थी, जो कि एक परफेक्ट लड़की थी। आई मीन वो बाकी लड़कियों की तरह कुछ उल्टे सीधे काम नहीं करती थी, इंस्टेड वो अपने बैले डांस पे फोकस करती थी। ऐसे में उसे अमेरिकन बैले एकेडमी बाबा से स्कॉलरशिप भी मिल गया था और उनकी फैमिली वेस्टविल में शिफ्ट हो गई। डैना के बेस्ट फ्रेंड का नाम बिल था और बिल जानता था कि डैना की तरह परफेक्ट बनने के लिए कितना त्याग करना होता है। इनफैक्ट डैना परफेक्ट बनना नहीं चाहती थी, वो बाकियों की तरह पार्टी, ड्रग्स, सेक्स ये सब करना चाहती थी, लेकिन अब उसे परफेक्ट रहना होगा।
तो एक रात डैना अपने कमरे में किसी को पाती है और ये औरत डेविल थी। डेविल डैना से कहती है कि वो यहाँ कोई डील वगैरह करने नहीं आई है, बल्कि वो तो डैना को जिंदगी जीने का एक मौका देना चाहती है। डेविल कहती है कि वो डैना की ही एक परफेक्ट डुप्लीकेट बना देगी और ऐसे में एक डैना लाइफ एंजॉय कर सकती है और दूसरी डैना परफेक्ट लाइफ जी सकती है। यहाँ सबसे अमेजिंग बात ये होगी कि जो कुछ भी एक डैना एक्सपीरियंस करेगी वो दूसरी डैना को भी फील होगा, यानी कि विन विन फॉर बोथ। डैना इस प्रपोजल को बिना सोचे मान जाती है और देखते ही देखते उसके सामने दूसरी डैना खड़ी थी। अब सबसे पहले तो इनमें बहस होता है कि लाइफ कौन एंजॉय करेगा और मेहनत कौन करेगा। फाइनली एक डैना मान जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि लाइफ एंजॉय करने वाली डैना सब उल्टे सीधे काम करना शुरू करती है, लाइक ड्रग्स लेना, पार्टी करना, सेक्स, और दूसरी तरफ मेहनत करने वाली डैना ये सब फील कर रही थी और वो अपने बैले डांस या किसी भी काम को ठीक से कर ही नहीं पा रही थी। कुछ ही दिनों में एंजॉय करने वाली डैना की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी और उसके चक्कर में इधर मेहनत करने वाली डैना भी बर्बाद हो गई थी। वो बिल से भी झगड़ा कर लेती है, इनफैक्ट वो उस पर बैले डांस वाली स्टैचू फेंक देती है। ऐसे में स्टैचू का एक पैर टूट जाता है। देन ये दोनों डैना एक दूसरे को फिजिकली हर्ट करने के लिए खुद को हर्ट करने लगते हैं और क्योंकि इनकी थॉट प्रोसेस भी सेम थी, ये दोनों एक दूसरे को मारने पहुंचती है। दोनों डैना एक दूसरे को शूट करती है और उसके बाद हम देखते हैं कि इनमें से एक ही बच पाई और उसका भी पैर काटना पड़ गया ड्यू टू इन्फेक्शन। यहाँ सबसे ट्रबलसम बात यह थी कि बचने वाली डैना को पता तक नहीं था कि वो ओरिजिनल डैना थी या डुप्लीकेट। She had lost it all। अब दोस्तों इस कहानी को सुनकर हम ये समझ पाते हैं कि ये कहीं ना कहीं आन्या के लाइफ से ही इंस्पायर्ड है, क्योंकि उसका भी एक पैर नहीं था और अपने कहानी में वही लीड रोल प्ले कर रही थी। इनफैक्ट आन्या के पास भी सेम बैलरीना वाली वो स्टैचू थी जिसकी एक पैर नहीं थी और आन्या का भी एक दोस्त हुआ करता था जो कि अब उसे क्लोज नहीं था। तो क्लब अटेंड करने के बाद सब सोने जाते हैं और यहाँ हम इलोंका को देखते हैं जो कि केविन की मदद से डॉक्टर स्टैंटन के ऑफिस में जाकर जूलिया जेन की फाइल चुरा लेती है। इसी दौरान हॉल एकदम से अचानक ब्लैक एंड व्हाइट जैसा हो जाता है, मानो ये पुराने जमाने में चला गया हो और इलोंका को फिर से वही ओल्ड लेडी की भूत दिखती है। कुछ ही सेकंड्स बाद सब नॉर्मल हो जाता है और केविन इलोंका को उसके रूम तक छोड़ता है। अब अगले दिन ब्राइटक्लिफ हॉस्पिस में सबके पेरेंट्स मिलने आने वाले थे और यहाँ हमें सारे पेरेंट्स के बारे में कुछ और बातें पता चलती है। फॉर एग्जाम्पल, स्पेंस की मॉम चर्च ग्रुप वगैरह की पार्ट थी और वो स्पेंस से मिलने तक नहीं आती थी क्योंकि स्पेंस गे था। ऐसे में स्पेंस को चर्च और गॉड में बहुत भरोसा नहीं था। देन केविन के फैमिली में उसका छोटा भाई और उसकी मॉम थी, जहां हम देखते हैं कि उसकी मॉम काफी स्ट्रिक्ट टाइप की थी। वो फैमिली के ट्रेडिशन को कायम रखना और उसका प्रेशर अपने बच्चों पे डालती थी। फॉर एग्जाम्पल, केविन दौड़ता बहुत अच्छा था तो उसके भाई को भी अब दौड़ना होगा। नाउ केविन की गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम कैथरीन था। आमिश इंडियंस था, यानी कि उसके पेरेंट्स भी इंडियन थे और फिलहाल वो लोग यूएस विजिट नहीं कर सकते थे ड्यू टू सम वीजा इश्यूज। वहीं शेरी के पेरेंट्स कभी मिलने आते ही नहीं थे। ऑल्दो हम इतना जरूर जान पाते हैं कि शेरी के पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा अमीर थे, लाइक बहुत ही रिच। नात्सुकी अपनी मॉम के साथ काफी क्लोज थी और आन्या के पेरेंट्स इस दुनिया में थे ही नहीं। एनीवेज, यहाँ हम एक और पेशेंट के बारे में जान पाते हैं नेम ट्रिस्टन, जो कि क्रिटिकल हालत में थी, इसीलिए वो रिकवरी रूम में बाकियों से अलग रहती थी। अब भले इस रूम का नाम रिकवरी रूम है, लेकिन यहाँ एडमिट होना मतलब बचने का चांसेस ऑलमोस्ट 0 है। नाउ सिंस ट्रिस्टन रिकवरी रूम में थी, वो भी बच नहीं पाती और उस रात क्लब मीटिंग में सभी ट्रिस्टन को टोस्ट करते हैं। आज केविन कहानी सुनाना शुरू करता है जो कि एक सीरियल किलर के बारे में था नेम्ड डस्टी शेन। डस्टी एक काफी नॉर्मल सा लड़का था, लेकिन रात होते वो अकेली टीनेज लड़कियों को मार डालता था। डस्टी ऐसा इसलिए करता था क्योंकि उसकी माँ उसे ऐसा करने पे मजबूर करती थी। डस्टी की माँ हमेशा उसे एक लड़की का नाम देती थी एंड देन डस्टी को उसे मारना पड़ता था। इन टीनेज लड़कियों को मारने के बाद डस्टी उन्हें किसी सीक्रेट जगह पे दफना देता था और हाँ, वो अपना सिंबल भी छोड़ जाता था विच वॉज हाफ फिल्ड ग्लास। अब जिन लड़कियों को भी डस्टी मारता था उनकी आत्माएं डस्टी को हमेशा घूरती रहती थी। इनफैक्ट वो आत्माएं चिल्लाती थी और रोती भी थी। तो एक बार डस्टी किसी नैन्सी नाम की लड़की को मार डालता है और ऐसे में नैन्सी अगले दिन कॉलेज नहीं आती। तो उसकी फ्रेंड शीला नैन्सी के बारे में चिंतित हो जाती है और शीला की ऐसे में ही दोस्ती डस्टी से हो जाती है। इन दोनों की नजदीकियां बढ़ जाती हैं। इनफैक्ट ये दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। लेकिन एक दिन डस्टी की माँ उसके सामने शीला का नाम ले लेती है, यानी कि अब डस्टी को शीला को भी मारना होगा। डस्टी काफी रोता है, लेकिन फाइनली वो शीला को अपने घर पे बुलाता है। वो शीला पे अटैक भी करने का सोचता है, लेकिन उन आत्माओं के प्रेशर में वो रुक जाता है। तभी डस्टी की माँ वहां रेंगते हुए आती है और ऐसे में डस्टी अपनी माँ को ही मार डालता है। माँ के मरते डस्टी के साथ रहने वाली आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है, लेकिन इसके बाद डस्टी की माँ की इविल स्पिरिट डस्टी के अंदर जाती है और डस्टी एक बार फिर से शीला को मारने की सोचता है। वो किसी तरह कंट्रोल करके खुद को ही हर्ट करता है और मौका पाकर शीला डस्टी पे हमला करके उसे बेहोश कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डस्टी पुलिस हिरासत में है और यहाँ पे पता चलता है कि इनकी फैमिली जनरेशन से ऐसे ही टीनेज लड़कियों को मारती आ रही थी। नाउ सिंस डस्टी कैद हो चुका है, उनके फैमिली का ये कर्स यहीं खत्म हुआ
और शीला भी सेफ है। अब दोस्तों ये कहानी एपिसोड में 10th एपिसोड तक तोड़ तोड़ कर बताई गई है, लेकिन मैं आपको एक ही बार में बता दे रहा हूँ ताकि चीजें कंटिन्यूटी में रहे। साथ ही इस कहानी को अगर आप गौर से देखेंगे तो डस्टी और कोई नहीं बल्कि केविन का कैरेक्टर है, और डस्टी की माँ जो उस पर प्रेशर डालती है वो एक्चुअली में केविन की माँ लाइफ में है, जो कि उसके लाइफ चॉइसेस पे प्रेशर डालती है। यानी फैमिली का ट्रेडिशन, फैमिली में सब लोग दौड़ते हैं, रेसर्स हैं, तो तुम्हें भी वही बनना पड़ेगा। इन ट्रेडिशंस का भार केविन पे रहता है। सो बेसिकली मेरा पॉइंट अगेन वही है कि इन सब की जो कहानी है वो उनको ही रिप्रेजेंट करती है, और मैं बार बार ये इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आगे मैं कहानियां नहीं सुनाऊंगा कैरेक्टर्स के, तो आप समझ जाना कि कैरेक्टर्स क्या हैं। एनीवेज, कहानी के बाद केविन और इलॉन्का लिफ्ट में जाते हैं, जहां उन्हें बाकी बटन्स के नीचे एक आवर ग्लास का बटन दिखता है जिसे दबाने पे कुछ नहीं होता था, लेकिन जब उसे बेसमेंट बटन के साथ दबाया जाता है तो ये लिफ्ट एक नए ही लेवल पे पहुंच जाती है जो कि बेसमेंट के भी नीचे था, और इसे हम सीक्रेट बेसमेंट कहते हैं। इस जगह को देख के लग रहा था मानो यहाँ पहले कोई कल्ट वगैरह रहा करता था, क्योंकि वहाँ शैतानी प्रक्रिया करने की सामग्री वगैरह थी। ये दोनों बाकी पेशेंट्स को भी बुलाकर यहाँ लाते हैं, और खोजबीन करने पे इन्हें वहाँ एक डायरी मिलती है जो कि पुराने दौर के मिडनाइट क्लब मेंबर्स की थी। इस डायरी को जूलिया जेन लिखी थी और इसमें सभी मेंबर्स की एंट्री थी। इनफैक्ट डायरी में क्लियर लिखा था कि मिडनाइट क्लब को जूलिया ही शुरू करी थी ऑन 5 जनवरी 1969। अब यहाँ इस रूम की खास बात ये थी कि यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ऑक्यूलस वाली मिरर भी दिख जाएगी। एनीवेज, अगली सुबह वापस इनकी ग्रुप थेरेपी थी, जहाँ सैंड्रा और स्पेंस में बहस हो जाती है, क्योंकि स्पेंस गॉड के अगेंस्ट था और सैंड्रा वाज पक्का गॉड बिलीवर। दिन में केविन को भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ प्रॉम पे जाना पड़ता है, ऑल्दो ही वाज सिक, और वहाँ सभी उसे प्रॉम किंग घोषित कर देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो मरने वाला था। तो इट वाज अ पिटी एक्ट। होता है ना कॉलेज में कि कोई मरने वाला हो, किसी को कैंसर हो, तो उसी को किंग बना दो, उसी को प्रॉम का क्वीन बना दो, ये सब चीज होती रहती है। नाउ स्पेंस को रिकवरी रूम से एक आवाज सुनाई देती है विच वाज कॉलिंग हिम, लेकिन चेक करने पे कमरा खाली था। और रात को ये सभी फिर से मिलते हैं और आज सैंड्रा कहानी सुनाती है। सैंड्रा की कहानी डिटेक्टिव स्टाइल में थी, जहां कुछ कत्ल वगैरह होते हैं, और ये कहानी मैं आपको नहीं सुना रहा क्योंकि इट वाज बोरिंग और उसका ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। ऑल आई कैन से इज कि इस कहानी के माध्यम से स्पेंस और सैंड्रा की वापस दोस्ती भी हो जाती है, और हम समझ पाते हैं कि सैंड्रा कैसे स्पेंस को अपना वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड मानती है। नाउ कहानी के बाद जब आन्या अपने कमरे में वापस जाती है तो वो फिर से शैडो में घोस्ट देखती है जो कि उसके और करीब आ गया था। ऐसे में वो चिल्लाकर बेहोश हो जाती है, और दूसरी तरफ केविन और इलॉन्का आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहां इलॉन्का कहती है कि उसने जो जूलिया के केस फाइल को चुराया था उसमें जूलिया के कई ड्राइंग्स थे जिनमें वही आवर ग्लास सिंबल और कुछ नंबर लिखे थे विच वे 292.13। अब ये दोनों सोचकर समझ पाते हैं कि ये नंबर्स ड्यूवी डेसिमल सिस्टम को रेफर करते हैं, और ऐसे में वो ब्राइटक्लिफ की लाइब्रेरी में इस नंबर सिस्टम की मदद से सर्च करते हैं और उन्हें वहां आवर ग्लास के सिंबल वाला एक किताब मिलता है। ये लोग किताब लेकर फौरन कमरे में जाते हैं जहां उन्हें आन्या बेहोश मिलती है। तो अगले दिन हमें पता चलता है कि इलॉन्का आन्या को सीपीआर देकर बचाई, ऑल्दो आन्या के कंडीशन में उसे सीपीआर नहीं देना था। आपको याद हो उसे बोन कैंसर टाइप कुछ था, और सीपीआर में बोन्स वगैरह टूटते हैं। नाउ शी इज क्रिटिकल। इसके बाद इलॉन्का उस किताब को पढ़ती है जो कि उसे पिछली रात लाइब्रेरी में मिली थी, और इस किताब में पैरागॉन कल्ट के बारे में लिखा था जो कि 40s के टाइम घर में रहते थे। तो ये पैरागॉन डायरी जिस लड़की को बिलोंग करता था वो खुद को एथीना बुलाती थी। डायरी में बताया गया था कि पैरागॉन कल्ट को रेजिना बैलर्ड 1931 में शुरू करी थी, और वो खुद को एसएसओ कहती थी। अब जिन्हें एसएसओ के बारे में नहीं पता उन्हें बता दो कि उन्हें ग्रीक गॉड ऑफ हीलिंग कहा जाता है। रेजिना जिसने अपना नाम चेंज करके एसएसओ रख लिया था, उसकी बात की जाए तो उसके हस्बैंड निमोनिया से मारे गए थे और उनका बेटा पोलियो से, और इसी के बाद से वो एक ग्रुप शुरू करी कॉलिंग इट न्यू एज हेल्दी फिलॉसफी। ये ग्रुप मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिसिन में नहीं मानते थे, रादर ये लोग कुछ अपने ही नेचुरल ट्रीटमेंट देने लग जाते थे फॉर एनी कंडीशन। धीरे धीरे ये ग्रुप बदलने लग गया क्योंकि एसएसओ ग्रीक गॉडेस और उनके हीलिंग पावर्स की कहानियां से ऑब्सेस्ड थी। वो 5 गॉडेस सिस्टर को मानती थी हु वेर पैनेशिया गॉडेस ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ, हाइजिया गॉडेस ऑफ क्लीनिनेस, इयासो गॉडेस ऑफ रिक्यूपरेशन, एग्लिया गॉडेस ऑफ ब्यूटी एंड एसेसो गॉडेस ऑफ हीलिंग प्रोसेस। रेजिना या फिर एसेसो मानती थी कि सही रिचुअल करने से ना सिर्फ हेल्दी लेकिन लंबी जिंदगी भी जी जा सकती है, और इसलिए उसने अपने ग्रुप के सिंबल को एक हाफ फिल्ड आवर ग्लास बनाया। दिस बेसिकली रिप्रेजेंटेड टाइम जिसको आप बार बार पलट पलट के चेंज कर सकते हो। कैसे आवर ग्लास में सैंड बड़ा होता है, आप पलटते हो तो सैंड एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है। दिस इज व्हाट इट रिप्रेजेंटेड। एसएसओ खुद से चूज करके उसके ग्रुप में कौन 5 सिस्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके बाद ये लोग रिचुअल वगैरह करने लगे जिसमें जानवरों को सैक्रिफाइस किया जाने लगा। चीजें धीरे धीरे और भी ब्रूटल होने लग गई, और जो लड़की ये डायरी लिखी थी यानी अथीना, वो ये सब देखकर परेशान होने लगती थी। अब 16 साल की अथीना कोई एवेही मेंबर नहीं थी, बल्कि वो एसएसओ की बेटी थी। जी हाँ, अथीना को पता था कि उसकी माँ पागल हो चुकी है, और इसलिए वो वहां से बच्चों को बचाकर पास के गांव में भेज दी। एंड देन वो पुलिस को कॉल करी। जब पुलिस इस हाउस के सीक्रेट बेसमेंट तक पहुंचे तो वो देखते हैं कि आशीषों के अलावा सभी लोग मृत थे क्योंकि उनके टी में जहर था।
आशीषो का कहना था कि उसने जहर नहीं मिलाया, वो तो बस कुछ प्लांट्स वगैरह लाई थी और दे टर्न्ड आउट टू बी पॉइजनस। लेकिन हम सब जानते हैं कि अपने रिचुअल को कंप्लीट करने के लिए वो सभी कल्ट मेंबर्स को मार डाली थी। उनका मानना था कि रिचुअल से उन्हें बहुत लंबी जिंदगी मिलेगी। तो ये थी पैरागॉन कल्ट की कहानी, जो कि अब इलोंका और केविन जान चुके थे। अब इलोंका का मानना था कि जूलिया भी जरूर 1968 के दौरान इसी रिचुअल की वजह से ठीक हुई होगी, विच मीन्स कि रिचुअल शायद काम करता है। एनीवेज, कमिंग बैक टू ब्राइट क्लिफ, अमीर शेरी लोगों को कुछ गिफ्ट देती है, लाइक इलोंका को एक बहुत महंगा विग, आमिश को एक नॉट इवन लॉन्च्ड PS1 क्योंकि उसे गेमिंग पसंद था एंड ऑल दैट। सारे पेशेंट्स एक दूसरे से अच्छे से घुल मिल गए थे और आज अमीश एक कहानी सुनाता है जो कि टाइम ट्रेवल और गेम डिजाइन वगैरह से रिलेटेड था। ऑफ कोर्स आमिश गेमिंग और साईफाई स्टफ में इंटरेस्टेड था, तो जाहिर सी बात है कि उसकी कहानी ऐसी ही होनी थी। साथ ही इस कहानी में कहीं ना कहीं नात्सुकी को भी नज किया गया था कि कैसे आमिश उसे पसंद करता है। नाउ इलोंका जब अपने कमरे में जाती है तो वो एक बार फिर से उस बूढ़ी औरत के घोस्ट को देखती है जो कि आन्या के बेड के बगल में खड़ी थी। अब यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी इस हॉस्पिस में कोई मरने के करीब आता था तो उसे शैडो दिखने लग जाता था, जिसमें से एक शैडो मॉन्स्टर उस इंसान के करीब आता था। ये बूढ़ी औरत सिर्फ इलोंका को दिखी थी और ऐसे ही एक बूढ़ा घोस्टली इंसान केविन को दिखता था। सारे लोग इस बात को क्लब में डिस्कस करते हैं, लेकिन कोई ज्यादा इसे मानता नहीं। ऑल्दो स्पेंस जरूर बता देता है कि एक दिन रिकवरी रूम में वो किसी की आवाज सुना था। साइड स्टोरी में हम देखते हैं कि नात्सुकी और आमिश काफी क्लोज होने लग गए थे, आई मीन इंटीमेट होने लगे थे। अब अगले मिडनाइट क्लब सेशन में इलोंका एक कहानी सुनाती है जिस पे हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इस सेशन के अगले दिन से ही आन्या काफी सीरियस हो चुकी थी। खैर इलोंका फिर से वुड्स में घूमने जाती है जहां अगेन उसकी मुलाकात शास्ता से होती है और वो शास्ता को सब कुछ बताती है। नाउ सरप्राइजिंगली शास्ता को इस हॉस्पिस के बारे में इलोंका से भी ज्यादा पता था और उसके रिस्ट पर पैरागॉन का सिंबल था। शास्ता इलोंका को ये तो कन्विंस कर लेती है कि रिचुअल करने से आन्या और वो सभी पेशेंट्स बच सकते हैं। इनफैक्ट वो इलोंका को रिचुअल के लिए गाइड करेगी। शास्ता यहाँ इलोंका को अपना खून तक देती है क्योंकि रिचुअल में 5 लड़कियों का खून लगेगा हु विल रिप्रेजेंट दोज 5 ग्रीक गॉडेस सिस्टर्स। अब इलोंका बाकियों को इस रिचुअल के लिए मना लेती है और सारे पेशेंट्स आन्या को रिकवरी रूम से उठाकर सीक्रेट बेसमेंट में ले जाते हैं। ये लोग यहाँ रिचुअल शुरू करते हैं जिसमें सभी अपने अपने सबसे प्रिय चीज को कुर्बान करते हैं, देन वो अपना खून डालते हैं और पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं। ये सारे इंस्ट्रक्शंस पैरागॉन वाली बुक या फिर वो जूलिया वाली डायरी कहीं तो लिखी थी और ये लोग खून को आन्या के सर पे लगाने लगते हैं। रिचुअल के दौरान आन्या पास आउट हो जाती है और एन वक्त पे वहाँ डॉक्टर स्टैंटन आ जाती हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि आन्या की तबीयत एकदम बिगड़ गई थी, इनफैक्ट वो बच नहीं पाती। अब ऑब्वियसली ये सब रिचुअल देखकर डॉक्टर स्टैंटन वाज रियली एंग्री। वो कहते हैं कि इन रिचुअल से कुछ नहीं होता। 1968 में जो जूलिया के साथ हुआ था वो बस एक कोइंसिडेंस था, भले ही जूलिया ये माने कि वो रिचुअल से रिकवर हुई थी। दिस इम्प्रूव कि डॉक्टर स्टैंटन को पैरागॉन और इन रिचुअल्स के बारे में पता था, जस्ट दैट वो पेशेंट्स को इसके बारे में कोई भनक तक नहीं लगने देना चाहती थी। डॉक्टर स्टैंटन ये तक कहती हैं कि वो जानती हैं कि सब लोग रात को मिडनाइट क्लब में मिलते हैं और इससे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब जो उन्होंने कांड किया है इसके बाद से लाइब्रेरी रात को 1 दिन के लिए बंद रहेगा और अब कोई मिडनाइट क्लब मीटिंग नहीं होगी जब तक वो कहती नहीं। ये सब सुनकर इलोंका काफी उदास होती है और वो फिर से शास्ता से मिलने जाती है। यहाँ पता चलता है कि हॉस्पिस कैंपस के ठीक बाहर का पूरा जमीन शास्ता का है और यहाँ वो अपने नेचुरल प्रोडक्ट्स को बनाकर दुनिया भर में बेचती है। आई मीन उसका एक अपना बढ़िया सा ब्रांड था। शी वाज एन एंटरप्रेन्योर। एनीवेज, शास्ता स्टिल कन्विंसेस इलोंका कि रिचुअल शायद आन्या के लिए वर्क नहीं करा, लेकिन शायद उससे कोई और ठीक हो गया होगा। मे बी इलोंका खुद ठीक हो गई हो। इस पॉइंट पर शास्ता ये भी रिवील करती है कि वो कोई और नहीं बल्कि जूलिया जेन है। जी हाँ दोस्तों, वही जूलिया जेन जो कि 1968 में रिचुअल करके ठीक हुई थी। तो अगर इलोंका जूलिया यानी शास्ता को हॉस्पिस के अंदर छुपा कर ले जाए तो वो फिर से रिचुअल करेगी जिससे सभी लोग ठीक हो सकते हैं। इस पॉइंट पे इलोंका को लगने लगता है कि वो सचमुच ठीक हो गई है और बाकियों को ठीक करने के लिए उसे रिचुअल करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो डॉक्टर स्टैंटन को ओवरहियर कर लेती है, जहां स्टैंटन कह रही थी कि उनका एक पेशेंट टर्मिनल नहीं है, यानी कि दे कैन गो बैक होम। बेसिकली कहा जाए तो एक पेशेंट ठीक हो गया है। दूसरी तरफ बाकियों की पर्सनल स्टोरी चल रही होती है। लाइक स्पेंस अपनी मॉम पे चिल्लाता है क्योंकि वो उसके गे होने को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। नात्सुकी और आमिश इंटीमेट होते हैं। केविन अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करना चाहता है क्योंकि उसके पास ज्यादा दिन नहीं था और ऐसे में उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ टाइम वेस्ट कर रही है। मोरओवर केविन को अब इलोंका पसंद है तो अपने आखिरी समय में वो इलोंका के पास रहना चाहता था।
देन नात्सुकी अपनी एक स्टोरी सुनाती है जो कि अगेन उसके लाइफ से ही डराइव्ड लग रही थी। नाउ कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब डॉक्टर स्टैंटन सैंड्रा को बताती है कि सैंड्रा रिकवर कर गई है। सच में वो रिकवर कर गई है और वो घर वापस जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, सैंड्रा ठीक हो चुकी थी और डॉक्टर स्टैंटन के हिसाब से उसका पहले ही गलत डायग्नोसिस हो गया और 6 महीने रहने के बाद वापस से जब सब चेक कराया गया तो उन्होंने पाया कि सैंड्रा इज नॉट टर्मिनल। तो सैंड्रा ये बात बाकियों को बताती है, जैसे उनका पहले तो सब उदास और जेलस होते हैं। इट वाज एविडेंट ऑन देयर फेस, लेकिन बाद में दे से गुड थिंग्स। यहाँ इलोंका को सबसे ज्यादा बुरा लग गया था क्योंकि वो सोच रही थी कि वो रिकवर करी है, लेकिन यहाँ तो सैंड्रा रिकवर करी थी। लेकिन हाँ, इलोंका वापस से प्रीच करने लग जाती है कि ये रिचुअल सच में काम करता है और ये रिकवरी रिचुअल के कारण ही हुआ है। अब इट्स क्वाइट पॉसिबल कि रिचुअल में भी आन्या पे वर्क नहीं किया, लेकिन वो सैंड्रा पे वर्क कर गया। इस पॉइंट पे सैंड्रा बताती है कि रिचुअल जैसा कुछ नहीं है, सब कोइंसिडेंस है। फॉर एग्जांपल, स्पेंस जो आवाज सुना था वो सैंड्रा चुपके से निकाली थी ताकि स्पेंस भगवान में मानने लगे। तो बेसिकली रिचुअल काम नहीं करता है और सैंड्रा का पहले ही गलत डायग्नोसिस हो गया था, तो इसमें कोई रिचुअल से ठीक होने वाली बात है ही नहीं। ये सब सुनकर इलोंका एकदम टूट जाती है क्योंकि एक तो वो ठीक नहीं हुई एंड सेकंड की कोई रिचुअल में भरोसा नहीं कर रहा था। ऐसे में वो सीधा शास्ता यानी जूलिया के पास जाती है और जूलिया उसे मैनिपुलेट करना शुरू करती है। अब उस रात स्पेंस अपनी एक टर्मिनेटर जैसी कहानी सुनाता है और रात के ठीक 3 बजे इलोंका शास्ता और उसके कुछ फीमेल मेंबर्स को हॉस्पिस में एंट्री देती है। ये लोग सीक्रेट बेसमेंट में जाकर रिचुअल करने लगते हैं और शास्ता सभी को एक टी पीने को कहती है। सभी फॉलोअर्स टी पीते हैं, लेकिन इलोंका टी पीने में हिचकिचा रही थी। तभी वहां डॉक्टर स्टैंटन आती है और हाथापाई शुरू हो जाती है। कुछ ही सेकंड्स बाद हम देखते हैं कि शास्ता के फॉलोअर्स जो टी पी लिए थे वो मरने लगती हैं, यानी कि टी के अंदर जहर था और ऐसे में इलोंका बाल बाल बची। शास्ता वहां से भाग निकलती है एंड देन पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। बाकी पॉइजन लड़कियों को भी बचा लिया जाता है और अब डॉक्टर स्टैंटन बताती है कि ये जूलिया जेन या शास्ता जो भी है कई बार यहाँ आने की कोशिश करी है, कई बार ब्रेक इन भी करती है क्योंकि उसको लगता है कि इस जगह में कुछ सुपरनैचुरल पावर है। आज भी वो सबका सैक्रिफाइस दे रही थी क्योंकि मे बी वो अपनी जिंदगी बढ़ाना चाहती है या फिर उसे फिर से टर्मिनल इलनेस हो गई है और उसे लगता है कि रिचुअल करके सब ठीक हो जाएगा। स्टैंटन कहती है कि रिचुअल काम नहीं करता, जूलिया का केस या सैंड्रा का ही केस ये सब कोइंसिडेंस है, तो प्लीज ये सब बकचोदी ना करें। तो इसके बाद कहानी में हम देखते हैं कि आमिश को अब वो शैडो और मॉन्स्टर दिखने लग गए थे, वे सिग्निफाइज कि उसका टाइम आ गया था। और यहाँ एक अजीब चीज ये होता है कि आन्या का बैलरीना स्टैचू जिसके पैर टूटा हुआ था वो अपने आप परफेक्टली जुड़ गया था। वे सिग्निफाइज कि आफ्टर लाइफ से मे बी आन्या इनको हिंट दे रही थी, जैसा कि इस क्लब का एजेंडा था। सीरीज के एंड में हम डॉक्टर स्टैंटन के ऑफिस में एक बूढ़े कपल की फोटो देखते हैं जो कि इस बिल्डिंग को बनाए थे और ये दोनों वही हैं जिनकी घोस्ट इलोंका और केविन को दिखते थे। इनफैक्ट डॉक्टर स्टैंटन विग पहनती थी और जब वो अपना विग उतारती हैं तो उनके बैक नेक पर पैरागॉन की टैटू थी। सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों ये थी मिडनाइट क्लब की एक्सप्लेनेशन इन शॉर्ट और अब हम और आप मिलकर इससे जुड़ी थियरीज पे बात करते हैं। तो सबसे पहली बात है पेशेंट्स के स्टोरीज की। मैं आपको सारी स्टोरीज नहीं बताया क्योंकि अगर मैं सब बताने चला तो वीडियो 1 नहीं 2 घंटे लंबी होगी। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि सबकी स्टोरी उनके जिंदगी को किसी न किसी तरह से रिप्रेजेंट करती है और इससे आप उन कैरेक्टर्स के बारे में और गहराई से जान पाते हैं। उन स्टोरीज का रिमोटली प्लॉट से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, बस वो कैरेक्टर्स को ही स्थापित करते हैं। वैसे अगर इस वीडियो कमेंट में लोग बोलते हैं कि उन्हें स्टोरीज भी अलग से चाहिए तो मैं बना दूंगा, बस आप कमेंट बहुत सारा करना तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको उन स्टोरीज के बारे में जानना है। फॉर नाउ लेट्स मूव ऑन टू मोर इंटरेस्टिंग स्टफ्स। तो पहला डाउट ये कि कहानी एग्जैक्टली किस टाइमलाइन की है। यहाँ हम मोबाइल फोन्स तो नहीं देख रहे हैं, तो ये 2000 से पहले की है, बट व्हाट ईयर एग्जैक्टली? अगर आपको याद हो तो आमिश कहता है कि PS1 लॉन्च होने वाला है जो कि 1994 में लॉन्च हुआ था, यानी कि ये कहानी अर्ली 1994 की या फिर लेट 1993 की है। टॉकिंग अबाउट ब्राइटक्लिफ हॉस्पिस, इस जगह की हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है। अगर हम इस पेपर क्लिपिंग को देखें तो यहाँ डेट क्लियरली 1898 की है, यानी कि उसी साल स्टैनली और वीरा फ्लीलैंड ने इस जगह को बनाया था। इनफैक्ट जो 2 बूढ़े लोगों की घोस्ट घर में दिख रही है वो इन दोनों की ही है। अब इनके घोस्ट से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग थियरी है। तो सीरीज में नात्सुकी एक और बताती है कि कैसे उसकी माँ उसे हमेशा ईटर ऑफ ईयर्स की कहानी सुनाती थी। ईटर ऑफ ईयर्स बेसिकली ऐसे एंटिटी है जो यंग लोगों के जिंदगी के ऊपर फीड करते हैं। नाउ थिंक अबाउट इट, ब्राइटक्लिफ में जो लोग भी आते हैं वो यूजुअली यंग ही होते हैं, यानी उनकी जिंदगी काफी बची है अगर टर्मिनल इलनेस को कंसिडर नहीं किया जाए तो। और ऐसे में ईटर ऑफ ईयर्स जैसे क्रीचर के लिए तो ये फीस्ट करने वाली जगह है।
सोच के देखो, यंग लोग जिनका नेचुरली बहुत साल जीना बाकी है, वो सिर्फ 16-17 साल के 80 तक जी सकते हैं। टर्मिनल इलनेस को आप भूल जाओ अभी के लिए। तो उनके ईयर्स पे फीस्ट करके कितना मजा आएगा इन ईयर ईटर्स को। साथ ही मेरा ये मानना है कि जो ईटर ऑफ ईयर्स होते हैं ये यूजुअली उन पे फीस्ट करते हैं जो कि जल्दी मरने वाले हों। इनफैक्ट एक सीन में ये बूढ़ी घोस्ट चिल्लाती भी रहती है कि आई एम हंग्री, और ये लोग नेक्स्ट मरने वाले के काफी करीब चले जाते थे, विच एक्सप्लेन्स कि ये दोनों सच में यहाँ रहने वाले पेशेंट्स के ईयर्स के ऊपर फीड करते हैं। शायद यही वजह हो सकती है कि इलोंका को इस जगह की विजन आई थी व्हेन शी वाज डायग्नोस्ड, क्योंकि ये दोनों हर उस पेशेंट को यहाँ अट्रैक्ट करना चाहते हैं जो टर्मिनल हो। अब सवाल उठता है कि ये दोनों ईयर ईटर्स बन कैसे गए। वेल, मेरा मानना है कि इस जगह में कुछ तो ऐसा होगा जो कि नेचुरल नहीं है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ इस पे हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ कमिंग टू पैरागॉन कल्ट, वेल उसकी पूरी हिस्ट्री तो आप जान ही चुके हैं कि कैसे रेजिना इसे बनाई और वो लोगों तक को सैक्रिफाइस करने लगी। यहाँ सवाल बस ये है कि रिचुअल वर्क करता भी है या नहीं। देखो 1968 में जब रिचुअल हुआ तो जूलिया रिकवर होके निकली और अभी भी सैंड्रा रिकवर हुई। अब ये दोनों कोइंसिडेंस हो सकता है क्योंकि रियलिटी में भी कभी कभी गलत डायग्नोसिस होता है, लेकिन इनका एग्जैक्ट सेम टाइम पे होना थोड़ा अजीब है। देखा जाए तो यहाँ आने वाले पेशेंट्स बेयरली 6 महीना तक टिकते हैं, तो वी कैन से कि एवरेज लाइफ स्पैन कुछ 4 महीना होगा। देन यहाँ रहने की जगह तो 14 है, लेकिन देन डॉक्टर्स वगैरह भी रहते हैं, तो कुल 8 पेशेंट्स तक रहते हैं एट अ टाइम, विच मीन्स कि एक साल में तकरीबन 24 पेशेंट्स। तो 1966 से 1993 तक यहाँ 200 से 250 पेशेंट्स रहे हैं और इनमें से सिर्फ 2 वापस घर जा पाए। तो ऑड्स आर नेचुरल, आई मीन 1% लोगों के साथ ऐसा रियल में भी होता है, लेकिन इनकी टाइमिंग ऑड है क्योंकि जब रिचुअल हुआ तब ऐसे मिरेकल हुए। मोरओवर किसी भी टर्मिनल इलनेस के डायग्नोसिस में ये ज्यादा होता है कि डॉक्टर आपको बोल दे कि आप ठीक हो एंड देन पता चले कि आप ठीक नहीं हो, रादर देन कि आप ठीक नहीं हो एंड देन ठीक हो जाओ। समझ रहे हो ना? तो इसलिए मुझे लगता है कि इस प्लेस के साथ कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ कुछ तो जरूर है इसके हिस्ट्री में जो कि इसे बहुत ही सुपरनैचुरल टाइप बनाता है। जूलिया जो कि अब शास्ता बन के इसी जगह के आसपास अपना एस्टैब्लिशमेंट खड़ा कर ली थी, वो इसमें बहुत मानती थी और इसके लिए वो अपने मेंबर्स तक को कुर्बान करने की कोशिश करी। वो तो ये तक मानती थी कि रिचुअल सिर्फ उसी जगह पे हो सकता है जिसको 1966 से डॉक्टर स्टैंटन हथिया कर बैठी है। अब हो सकता है कि जूलिया को लंबी उम्र चाहिए थी क्योंकि अभी उसका उम्र 40+ था, या फिर वो फिर से डायग्नोज हुई हो और इसलिए वो फिर से मिरेकल करने की कोशिश में हो। अब यहाँ सीरीज में आफ्टर लाइफ के कॉन्सेप्ट को भी उठाया गया है और हम देख पाते हैं कि आन्या की टूटी हुई बैलरीना स्टैचू एकदम से जुड़ गई है। अब इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं, या तो आन्या सच में आफ्टर लाइफ के होने का प्रमाण दे रही है क्योंकि एक एपिसोड में हम उसके उस लाइफ को देख पाते हैं जिसमें अगर वो बच जाती और बाकी लोग मर जाते तो वो कैसे जी रही होती ना। उस पूरे सीक्वेंस को मैंने स्टोरी में कवर नहीं किया, लेकिन आई कैन टेल यू कि वो आफ्टर लाइफ का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है और वहीं से आन्या इन तक अपनी बात पहुंचाई हो। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि कोई उस स्टैचू को बदल दिया हो, लाइक सैंड्रा और शेरी, ताकि बाकियों में होप रहे। सीरीज में डेथ के कॉन्सेप्ट को भी दिखाया गया है शैडो के थ्रू। आपने गौर किया होगा कि जब भी कोई मरने वाला होता है तो उसके करीब शैडो आता था, देन एक शैडो से घोस्ट निकलता था और वो डेथ को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि डेथ जब आपके करीब आ गया है तो आपका अंतिम समय आ चुका है। अब फाइनली लेट्स टॉक अबाउट डॉक्टर स्टैंटन की वो कौन है। वेल, सीरीज में हमें क्लियरली दिखाया गया है कि रेजिना, जिसने अपना नाम एसिसो रख लिया था, उसकी बेटी अथीना के नेक पे पैरागॉन टैटू थी और ऐसे में डॉक्टर स्टैंटन अथीना है। जी हाँ, वही पैरागॉन कल्ट पे किताब लिखी थी, वही बच्चों को बचाई थी, अपने मॉम पे पुलिस बुलाई थी और अब वो पेशेंट्स की मदद कर रही है टू अंडू व्हाट हर मॉम डिड। अब डॉक्टर स्टैंटन के कैरेक्टर को या तो हम फुल पॉजिटिव या फुल नेगेटिव वे में देख सकते हैं। पॉजिटिव वे में देखने वाले कहेंगे कि वो इस जगह पे अच्छा काम कर रही हैं और पेशेंट्स को इन बेकार रिचुअल से दूर रखने की कोशिश करती हैं। उन्होंने अपने बेटे को भी खोया है और वो अपने पास्ट में हुए चीजों को सुधार रही है। वो जानती है कि बाहर से लोग यहाँ का रिचुअल करना चाहेंगे, इसलिए वो इस जगह को खरीद कर इसे प्रोटेक्ट करती है। लेकिन अगर आप इसे नेगेटिव वे में देखना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं कि स्टैंटन को पता है कि रिचुअल यहाँ काम करता है, इसीलिए वो इस प्लेस को हथिया कर बैठी है। हो सकता है वो रिचुअल का इस्तेमाल अपने लिए कर रही हो। आई मीन, जो लोग यहाँ मरते हैं उनकी डेड बॉडी को नीचे रखा जाता है और उसी के साथ वो शायद रिचुअल करती हो। पूरी सीरीज में ये एक मिस्ट्री बन के रहती है कि जो लोग मर जाते हैं उनकी डेड बॉडी का क्या होता है, उसका अता पता किसी को नहीं है। तो हो सकता है कि स्टैंटन उन्हीं के साथ कुछ छेड़छाड़ करती हो। अब एक और बहुत ही वाइल्ड थियरी ये है कि एक्चुअली डॉक्टर स्टैंटन अथीना नहीं बल्कि एसिसो है, लेकिन मैं इसमें नहीं मानता क्योंकि एसिसो पतली लंबी सी थी, लेकिन अथीना का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा लंबा नहीं है, पतला भी नहीं है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि दैट इज नॉट द केस।
बट हाँ, वो पैरागॉन को एक टाइम पे जरूर बिलोंग करती थी क्योंकि उनके नेक पे टैटू है ना। अब वो विग क्यों लगाती है, हो सकता है उन्हें खुद भी टर्मिनल इलनेस हो, एंड इसीलिए इसे नेगेटिव वे में देखा जा सकता है क्योंकि वो अपने टर्मिनल इलनेस का इलाज कर रही हो यही रिचुअल करके। या हो सकता है कि वो अब भी पैरागॉन को याद करती हो और उसको एज ए मेमोरी रख के अब विग वगैरह लगाती हो, उन्हें टर्मिनल इलनेस ना हो। या फिर ये भी हो सकता है कि उन्हें टर्मिनल इलनेस है बट वो बुरी नहीं है। तो कोई भी थियरी आप ले सकते हैं। अब 1940s में अगर अथीना 16 साल की थी तो 1993 तक उनकी उम्र होनी चाहिए 60 to 65। ऐसे में डॉक्टर स्टैंटन 60 तक की दिख भी रही है, तो आई डोंट नो कि वो रिचुअल कर भी रही है या नहीं। हो सकता है वो सच में अच्छी इंसान ही हो। अब इस ओपन एंडिंग की वजह से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका सीजन 2 भी आ सकता है, तो वहां हमें कई सवालों के जवाब मिलेंगे। तो जब तक वो सीजन आ नहीं जाता तब तक आप अपनी ओपिनियन बनाइए। और हाँ, यहाँ क्वेश्चन यही है कि क्या रिचुअल काम करता है? इफ नो तो क्यों, एंड इफ यस देन ये सैंड्रा पे क्यों काम किया? आप अपनी थ्योरीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और सीरीज के बारे में नटशल में कहा जाए तो यहाँ टर्मिनल इलनेस को एज ए हॉरर रिप्रेजेंट किया गया है और सीरीज काफी वोक है। आई मीन कैरेक्टर्स पे फोकस करना, उनके पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस डालना, उनका एक्सेप्टेंस, सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर करना, यंग जनरेशन को रखना इत्यादि। बेसिकली आधे से ज्यादा सीरीज में हमें यहाँ LGBTQ का पार्ट पढ़ाया गया है और यही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सीरीज को लेकर। आई मीन डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं बहुत ही बड़ा सपोर्टर हूँ इन सारी चीज़ों का, लेकिन मेरा मानना है कि इन सारी चीज़ों को सटल वे में रखना चाहिए, जैसे ये नॉर्मल है, ना कि आपके ऊपर एकदम थोपा जाए और जबरदस्ती उनकी कहानी बताया जाए। सच बताऊं, अगर इस सीरीज से पर्सनल कहानियों को हटा दिया जाए इन कैरेक्टर्स में बार बार घुसने को, तो 5 एपिसोड्स काफ़ी थी इसके मेन कहानी को डिपिक्ट करने के लिए। इसका जो मेन इंटरेस्टिंग पार्ट था वो हॉस्पिस की हिस्ट्री, पैरागॉन, कल्ट और जूलिया वगैरह की कहानी का था और उस पर एकदम कम फोकस किया गया है। पूरा स्क्रीन टाइम जोड़ दिया है तो मे बी 2-3 एपिसोड तक का। 7 एपिसोड बस लोगों की पर्सनल कहानी, उनकी पर्सनल बातें, और ये एक पॉइंट पे इतना बोरिंग हो जाता है कि समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो इसलिए आई थिंक इन चीज़ों को थोड़ा सटल ही रखना चाहिए। ऑफ कोर्स हो सकता है आपकी ओपिनियन मेरे से अलग हो, आपको ये बहुत पसंद आई हो, बट मेरा यही मानना है कि सीरीज को 5-6 एपिसोड में ही रैप अप कर दिया जा सकता था रादर देन इतना खींचने के बजाय। बाकी अगर इस बुराई को हटा दिया जाए तो सीरीज वॉज परफेक्ट। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपको सभी कैरेक्टर्स की पर्सनल स्टोरी जाननी है तो उसके लिए मैं कुछ तो प्लान करूंगा। जस्ट दैट कि आप कमेंट में ये बात लिख देना। जहां से मेरे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दी गई लिंक पर क्लिक करके कुकू एफएम को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।